Students, in the second lecture of vectors, we discussed addition and subtraction. In the third lecture, I will extend my vectors. So today I will discuss first of all a zero vector. As the name suggests, a vector having zero magnitude and arbitrary direction. Arbitrary means कोई भी direction. Arbitrary means कोई भी direction. It is represented by a numeric 0 with numeric 0 with arrow overhead. Means जीरो वेक्टर के जीरो के ब्रैकेट में वेक्टर लगा दूंगा साथ में. व्हाट इज जीरो वेक्टर? ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, क्योंकि नाम ही बता रहा है कि मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए. ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शंस. आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, ठीक है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ न्यूमेरिक 0 विद एरो ओवरहेड. मतलब आप जैसे मैथ में 0 1 2 लिखते हो तो आपने 0 लिखना है, उसके ऊपर साथ में एक एरो लगा देना, इसका मतलब जीरो वेक्टर है. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, या पहले इलस्ट्रेट करते हैं कि आया कैसे, ये कहां से समझ आया हमारे को, ये पहले करते हैं इलस्ट्रेशन. Illustration of a zero vector. आपने कहा, पहले रफ बात कर रहा हूं, दिस इज माई रफ लैंग्वेज. मैंने कहा 4 into 0 you say 0, right? If suppose I am having a vector into 0, वो भी तो रिजल्ट 0 आएगा, बट आई विल राइट इट एज 0 कि ये मेरा रिजल्ट आफ्टर अ वेक्टर ऑपरेशन 0 रिजल्ट आया है. ये मींस जब मैंने जो मेरा रिजल्ट 0 आया है, जहां से ये रिजल्ट 0 आया वहां पर कोई ना कोई क्वांटिटी क्या थी मेरे पास, वेक्टर क्वांटिटी थी. इट मींस व्हेन ए वेक्टर, फर्स्ट इलस्ट्रेशन क्या है, व्हेन ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय इज मल्टीप्लाइड, सॉरी when a vector is multiplied, कि वही दिखा रहा हूं ना मैं, by 0, the result will be a zero vector. राइट बच्चों? क्या मतलब, मेरे पास कोई वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर है, मैंने इंटू 0 कर दिया, माई रिजल्ट विल बी जीरो वेक्टर. कोई डाउट हो इसके अंदर? फर्स्ट इलस्ट्रेशन ही कि अगर मैंने किसी वेक्टर को किसी 0 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर आ जाएगा. ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि जो मैंने मल्टीप्लाई किया है उनमें से एक क्वांटिटी वेक्टर थी तो रिजल्ट 0 आया. ये नंबर 2, अगर मैं एक क्वांटिटी इज एडेड टू नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ, मैं पहले लिख रहा हूं लैंग्वेज के अंदर, व्हेन ए वेक्टर इज एडेड टू negative of itself, the result will be a zero vector. The result will be a zero vector. Right बच्चों? means a vector plus minus a vector is equal to zero vector. अगेन मैं यहां यह शो करना चाह रहा हूं कि जो रिजल्ट 0 आया है वो जो ऑपरेशन में टर्म्स इन्वॉल्व थी या जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व थी वो वेक्टर क्वांटिटी भी थी, खाली न्यूमेरिक नहीं थी, वेक्टर भी थी. तो यहां तो चांस की बात है, दोनों वेक्टर हैं, लेकिन फर्स्ट केस में एक वेक्टर था और एक मेरे पास विदाउट वेक्टर था. तो इसमें कोई डाउट हो बच्चों? आपको पहले इलस्ट्रेशन की बात की है, अब मुझे क्या करनी है, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करनी है. प्रॉपर्टीज की बात, इसको तो रब करता हूं, ये तो मेरे किसी मतलब का नहीं था, जस्ट मैंने समझाया था आपको. अब मुझे क्या बात करनी है, प्रॉपर्टीज की बात करनी है.
जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज की बात करनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर, हाँ जी, पहले मैंने किया इलस्ट्रेशन, ये आएंगे कैसे, ये कहां प्रोड्यूस होगी, पहले मैंने बात की इलस्ट्रेशन की, अब मुझे बात करनी है इसकी प्रॉपर्टीज की बात करनी। वो क्या कह रहा है, व्हेन नंबर 1 ए जीरो वेक्टर is added or subtracted to a vector, comma, it does not alter the vector, it does not alter the vector। अगर मैं जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर में ऐड कर दूं, मींस ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर, या फिर ए वेक्टर माइनस जीरो वेक्टर अगेन ए वेक्टर। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो वेक्टर टू अ वेक्टर डज नॉट ऑल्टर द वेक्टर। मतलब अगर मैंने जीरो वेक्टर को किसी और वेक्टर में ऐड किया है या वहां से उसको माइनस किया है तो आपके ओरिजिनल वेक्टर को वो चेंज नहीं करेगा। तो दिस इज ए प्लस माइनस जीरो इज इक्वल टू ए वेक्टर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, when a non-zero numeric is multiplied by zero vector, the result will be a zero vector, the result will be a जीरो वेक्टर। अगर मैं किसी नॉन जीरो न्यूमेरिक को, जीरो के अलावा जितने भी न्यूमेरिक हैं, अगर मैं उनको जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, जीरो वेक्टर आ जाएगा। मतलब n इंटू जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है बच्चों इसकी। अब थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मुझे यूज भी करनी है, मैंने इसलिए जीरो वेक्टर हो गया बच्चों। अब एक थर्ड प्रॉपर्टी है, पहले मैंने दो इलस्ट्रेशन की है, उसके बाद मैंने दो प्रॉपर्टीज लिखी है, दोनों प्रॉपर्टी बिल्कुल समझ आ रही है, लेकिन जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज मीनिंगफुल। अब मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस उधर कम है, इसको रब कर रहा हूं भैया, या कहीं और स्पेस बनती है। थर्ड को मैं भी, क्योंकि मुझे हो सकता है दोबारा फिर समझानी पड़े आपको तीनों। थर्ड प्रॉपर्टी मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी, इफ n1 and n2 are two non-zero real numbers, two non-zero real numbers, कॉमा देन, हाँ जी, वो क्या कह रहा है आपको, n1 और n2 आपके पास दो नॉन जीरो रियल नंबर है, मींस n1 और सेकेंड थिंग नॉन जीरो भी है, सेकेंड थिंग एंड एक और लगाओ साथ में, एंड n1 नॉट इक्वल टू n2 बराबर भी नहीं है, ये चांस की बात है, देन द आइडेंटिटी क्या है, n1 a वेक्टर इज इक्वल टू n2 b वेक्टर विल होल्ड, ये कब होल्ड करेगी, विल होल्ड इफ एंड ओनली इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर जीरो वेक्टर्स, आर जीरो वेक्टर। सो दिस इज माई थर्ड प्रॉपर्टी। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये दो तो मेरे पास इलस्ट्रेशन थी, ये इलस्ट्रेशन है नंबर 1 नंबर 2, तीन मैंने प्रॉपर्टीज की है, 1 2 एंड 3, थर्ड मैंने यहां लिखी है, तीन मैंने प्रॉपर्टीज की हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल है, सीधी समझ आ रही है कि अगर जीरो को मैं ऐड करूंगा या माइनस फर्क नहीं पड़ेगा। हां, अगर मैं जीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा किसी चीज से तो रिजल्ट जीरो वेक्टर आ जाएगा। अब थर्ड को ध्यान से दोबारा फिर सुनो, n1 n2 दो नॉन जीरो नंबर है, मतलब ये वाले नहीं है, नॉन जीरो है ये, सॉरी ये वाले नहीं है, नॉन जीरो नंबर है ये, अलग अलग, मान लो एक 3 एक 4 है। और फिर मैंने कहा a और b दो वेक्टर हैं, दोनों के नाम अलग अलग हैं,
तो अगर सपोज कर लो ए और बी जो भी होंगे, अगर ये अलग अलग हैं तो इनकी डायरेक्शन अलग अलग आ जाएगी, और अलग डायरेक्शन के वेक्टर कभी बराबर नहीं हुआ करते। इसका मतलब इनको अगर ये जीरो वेक्टर होंगे तो ये रिजल्ट भी जीरो और ये रिजल्ट भी जीरो, तो रिजल्ट क्या कर देगा आपका, होल्ड कर देगा। ये आइडेंटिटी मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल है बच्चों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। इस आइडेंटिटी से मुझे अभी आगे चल के बहुत सारे काम करने हैं इस आइडेंटिटी से। आर यू गेटिंग मी? ये जो आइडेंटिटी है मेरी n1 a वेक्टर इज इक्वल टू n2 b वेक्टर, ये आइडेंटिटी से मुझे बहुत काम करने हैं, इस आइडेंटिटी से बहुत काम करने हैं मुझे। व्हाट इज सेइंग, n1 and n2 are two non-zero real number and n1 not equal to n2, then identity n1 a vector is equal to n2 b vector holds if and only if a vector and b vector are zero vector. Is it clear बच्चों? तो ये मेरे पास जीरो वेक्टर है, और मैं फिर कह रहा हूं मैंने क्यों पढ़ा है। अभी मेरा नेक्स्ट टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वहां पर मुझे ये आइडेंटिटी यूज करनी है। अभी नेक्स्ट मेरा टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, उसमें मुझे ये आइडेंटिटी यूज करनी है भाई, इसलिए मैंने इसके ऊपर स्ट्रेस दिया है। पेन डाउन हो गया बेटो? चलो आगे चलते हैं बच्चों, अगर आपने पेन डाउन कर लिया तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। Next is resolution of vectors. Next is resolution of vectors. Next is resolution of vectors. हाँ जी बच्चों, अभी तक मैंने क्या पढ़ा है? मैंने ये पढ़ा है कि मेरे पास एक वेक्टर ये ए है, एक वेक्टर ये बी है, दोनों को ऐड किया था, ये रिजल्टेंट आ गया था बाय द डायगोनल, ये आर रिजल्टेंट आ गया था। अभी तक मैंने ये पढ़ा है बच्चों। मैंने क्या स्टडी किया है? ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इन दोनों को मैंने बाय पैरेललोग्राम से ऐड किया था, ये उनका रिजल्टेंट आ गया था। मान लो क्या हुआ, घर के अंदर एक ये चाइल्ड है, ये ओल्ड मैन है, दोनों मिलके किसी चीज को पुल कर रहे थे, उनका ये इस स्पीड से वो बॉडी आगे मूव कर रही थी। अब इस बच्चे के फादर मींस इनका बेटा, ये सपोज इसके ग्रैंडफादर हैं, इनका बेटा है, इन्होंने देखा कि मेरा बच्चा और मेरे फादर, ये ओल्ड मैन है और ये मेरा बच्चा है, उनको तरस आया, उनको आप दोनों छोड़ दो, मैं इसको खींचूंगा, और रिजल्ट वही सेम आ गया। रिजल्ट क्या आ रहा है? वही सेम आ रहा है। मैं बात को रिपीट कर रहा हूं, पहले ये एक आपके पास ओल्ड मैन है और ये एक चाइल्ड है, ओल्ड मैन, रिजल्टेंट मेरे पास ये आर आ गया। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ रहा था। ये आप अब इसके फादर आए, मींस जो इनका बेटा है, क्योंकि ये ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर का वो चल रहा है, दोनों काम कर रहे थे, इनको दोनों पे तरस आ गया, इसका बच्चा है, इससे फादर है, कि आप दोनों छोड़ दो, मैं अकेला काम कर सकता हूं और उसी स्पीड से मैं इसको खींच सकता हूं। दिस इज यू कैन से यंग मैन और मेंबर ऑफ फैमिली। इसका मतलब ये रिजल्ट आ गया। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? देख लो, तो मैंने क्या किया, अभी तक जो मैं काम कर रहा था, इन दोनों को जोड़ के एक बना रहा था मैं, ये मेरा पर्पस था, इन दोनों को जोड़ के मैं एक बना रहा था, ये मेरा पर्पस था, ये मेरा आर था। आज मुझे रिवर्स प्रोसेस करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा है? अभी तक मैंने क्या कहा, ये चाइल्ड है, ये ओल्ड मैन है, ये दोनों फोर्सेस है मेरे पास, ओल्ड मैन की और चाइल्ड की, इनका रिजल्टेंट ये आता है। तो मैंने कहा यहां चाइल्ड मैं अभी बनाया था आपके लिए, मैंने कहा इनका रिजल्टेंट ये आ गया, एक इनका बच्चा या यंग मैन ऑफ द फैमिली आया, उसने कहा आप दोनों हट जाओ, मैं काम कर सकता हूं। इसका मतलब इसका जो ये आउटपुट है इन दोनों के सम के बराबर है। ये काम मैंने अभी तक पढ़ा है पूरे चैप्टर के अंदर, इन द चैप्टर ऑफ वेक्टर्स। मैंने सारा काम क्या किया, इन दो वेक्टर को ऐड करके रिजल्टेंट निकाला है। आज मेरा रिवर्स प्रोसेस है, वो रिवर्स प्रोसेस क्या है?
अब क्या हुआ, ये यंग आदमी खींच रहा है, ये दोनों बैठे हैं साइड पे, अब इनको ये इसको ये टायर हो चुका, बहुत ज्यादा टायर्ड है, ये गेट टायर्ड। अब उन दोनों ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा जी, मैं लग जाता हूं और तेरा लड़का लग जाएगा। अब ध्यान से सुनो, अभी मैंने क्यों एग्जांपल लिया ये वाला, मैंने कहा था पहले इन दोनों को जोड़ के एक रिजल्ट आ रहा था, उस आदमी ने कहा आप दोनों हट जाओ, मैं काम कर सकता हूं। अब ये दोनों कह रहे हैं आप हट जाओ, हम काम कर लेंगे। इट मींस इस वेक्टर के ये दो रिजॉल्व पार्ट आ गए। तो आज मुझे रिवर्स प्रोसेस करना है। अभी तक मैं इन दोनों को मिला के ये बनाता आया था, अब मुझे ये गिवन होगा, मुझे ये दोनों बनाने हैं। दिस इज माय नेम ऑफ, यू कैन से टॉपिक, मुझे करना क्या है। कोई डाउट हो बेटा, करना क्या है मुझे? आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। अभी तक मैंने इन दोनों को जोड़ के ये बनाया था, आज मैं इससे ये दोनों बनाऊंगा। मैंने आपको प्रोसेस समझाया, एक छोटा कोशिश किया मैंने आपको इलस्ट्रेट करने की, व्हाट इज यू कैन से माय फील, कि मुझे करना क्या बेसिकली। अभी तक मैं इन दोनों को मिला के यंग मैन की आउटपुट निकालता आया था। अब ये जो यंग मैन है वो टायर हो गया, मींस गेट टायर्ड, थक चुके हैं, हर आदमी थक जाता है काम करके। अब इन दोनों को तरस आ गया उसके ऊपर, मींस सिंपैथी आ गई है। इसने कहा आप हट जाओ, हम दोनों काम कर लेंगे, सेम काम करके दिखाएंगे जो आप कर रहे थे। तो जब ये वर्ड आ गया सेम काम करके दिखाएंगे जो आप काम कर रहे थे, इट मींस ये इसके दो पार्ट बन गए हैं। तो व्हाट इज डेफिनेशन? द फिनोमिनन ऑफ splitting of a single vector into two or more vectors, दो या दो से ज्यादा, अभी मैंने दो बनाया, two or more vectors acting along a different direction, acting along different directions such that they produces the same effect, they produces the same effect as is produced by a single vector, by a single vector। तो मान लेते हैं, इसकी पहले बात करते हैं कि चलो ये जो दोनों जो फोर्स लगा रहे थे, ये रिजल्टेंट क्या आ गया, ये 4 मीटर पर सेकंड से आगे बॉडी मेरी मूव कर रही है। अब इनका बच्चा उसके फादर आए, वो यंग मैन आ गया, वो कहता आप दोनों हट जाओ, मैं अकेला इसको 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से खींच सकता हूं। तो इन दोनों को हटा के, मींस इन दोनों को जोड़ के एक सिंगल बना लिया मैंने। अब ये थक गया है, ये वापस करे आप हट जाओ, मैं हम काम कर सकते हैं। तो ये जो हट के वापस करने वाला काम है, द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल वेक्टर, स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल वेक्टर, इस वाले वेक्टर को स्प्लिट करना इनटू टू और मोर वेक्टर्स, मैंने दो बनाए हैं, एक और दो, एक्टिंग अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, एक इधर काम कर रहा है, एक इधर काम कर रहा है, such that they produces the same effect as is produced by single vector। तो जब ये अकेला था वो भी इसको 4 मीटर पर सेकंड से खींच रहा था, अब जब ये दोनों फोर्स लगाते हैं वो भी 4 मीटर पर सेकंड से खींच रहे हैं आगे को। इसको पढ़ना है मुझे आज। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया मुझे पढ़ना क्या है? देखो बड़ी सिंपल सी भाषा है बेटा, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको अगर आप विद फील मींस चीजों को कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करके पढ़ोगे तो चीजें समझ आ जाएंगी, आपके दिमाग में रह जाएंगी। अगर क्रैम करोगे, मैं ये नहीं कह रहा, वो थोड़ा सा फिर आपको लिटिल बिट यू कैन से यू वांट बी कंफर्टेबल, तो मेरी कोशिश रहेगी आपको चीजों का फील देना। तो मैंने फील दिया आपको कंप्लीट, कि पहले ओल्ड मैन और फादर थे, ग्रैंडफादर थे, दोनों एक सपोज एक बहुत बड़ी बॉडी है उसको पुल कर रहे थे आगे, वो बॉडी 4 मीटर पर सेकंड से आगे खींच रही थी। उनका बच्चा आ गया, वो कहता आप हट जाओ, मैं अकेला खींच सकता हूं। अब वो भी खींचते खींचते थक गया, फिर दोनों ने कहा अब आप हटो, हम दोनों मिलकर खींचेंगे। इसका मतलब ये इसके दो पार्ट बन गए। फिर ये मैं पढ़ कर आया हूं अभी यहां तक, तो ये मैंने पढ़ लिया है, आई हैव डन। अब ये मुझे करना है, दिस आई हैव टू डू। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे, देखते हैं बेटा। नाउ फर्स्ट है मेरे पास
रेजोल्यूशन इन 2 डायरेक्शंस, इन 2 डायरेक्शन। ये सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, जब मैंने एडिशन किया था उस वेक्टर को नाम दिया था कैपिटल आर, लेकिन आज मैं नाम दूंगा स्मॉल आर। एक वेक्टर है, इसको मुझे 2 डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। एक डायरेक्शन ये वाली है भाई और एक डायरेक्शन ये वाली। इन 2 डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है मुझे इस वेक्टर आर को। ये डायरेक्शन ए वेक्टर है, ये डायरेक्शन बी वेक्टर है, इधर रिजॉल्व करना है भी मुझे इसको। व्हाट ही सेज, फर्स्ट ड्रॉ, ये ऐसे कर दो, चलो ऐसे कर दो। ये एक लाइन है ओपी, ऑलमोस्ट सेम आ गई है, रिप्रेजेंटिंग आर वेक्टर। ओ से ए वेक्टर ड्रॉ करो टुवर्ड ए वेक्टर, ये ड्रॉ कर दिया मैंने। यहीं से एक ड्रॉ करो टुवर्ड बी वेक्टर, ये प्लॉट कर दिया मैंने। बी वेक्टर ये वेक्टर है। अब ट्रायंगल को या पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लो अपनी। सो दिस इज माई, थोड़ा बड़ा बनाता हूं क्योंकि छोटे में क्लैरिटी नहीं आएगी, थोड़ी बड़ी फिगर बनाता हूं मैं। ये एक आर वेक्टर है, इसको मुझे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। तो ये ए वेक्टर है मेरे पास, ये बी वेक्टर है, इसको डॉटेड आगे प्रोड्यूस करो, इसको डॉटेड ऊपर प्रोड्यूस करो। ठीक है बच्चों, इसको आगे ज्वाइन करो ऐसे, इसको पीछे लाओ वहां के। अब ये ओ, ये P है, इसको Q मान लो, इसको S मान लो। तो मैंने इस वेक्टर R को यहां भी थोड़ा लेंथी कर देता हूं। ठीक है, मुझे A और B की डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, तो क्या लिखेंगे इसके अंदर? कंसीडर ए वेक्टर R is represented along OP। ठीक हो गया, एक वेक्टर आ रहा है, उसको मैंने OP से रिप्रेजेंट कर लिया। फ्रॉम O ड्रॉ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। O पर खड़े हो जाए, वहां से दोनों ड्रॉ करो जो उनकी डायरेक्शन है, दोनों ड्रॉ कर दिए भाई मैंने। राइट, कंप्लीट द पैरेललोग्राम, कंप्लीट द पैरेललोग्राम OQPS, इसको पूरा कर लो भाई। ठीक हो गया, यहां तो गुड आउट हो बच्चों आपको। मुझे क्या कहा गया कि वेक्टर आर को मुझे रिजॉल्व करना है 2 डायरेक्शंस में, एक ए की तरफ और एक बी की तरफ। 2 डायरेक्शन दे दी उसने मुझे। मैंने क्या कहा, पहले एक लाइन ड्रॉ करो ओपी रिप्रेजेंटिंग आर वेक्टर, फिर ओ पे खड़े हो जाओ, वहां से ए और बी वेक्टर दोनों प्लॉट कर लो आप अपने। वहां से खड़े होकर आपने दोनों प्लॉट कर लिए, क्योंकि वो तो छोटे हैं, उनको आगे बढ़ा के डॉटेड करके पूरी फिगर को पैरेललोग्राम बना लो अपनी। आप पैरेललोग्राम बन गई आपकी। इन ट्रायंगल OQP, व्हाट इज OP वेक्टर? मैं पढ़कर आया हूं OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर। व्हाट इज OP वेक्टर? R वेक्टर। अब ये OQ क्या है? अब ये छोटा सा छोटा a था, अब मुझे ये नहीं पता ये डबल है या इसका 2.2 टाइम्स है या 2.3 टाइम्स है, तो मैंने क्या कर दिया, n a वेक्टर, n टाइम्स ऑफ a वेक्टर, n टाइम्स ऑफ a वेक्टर। अब n जो है वो डबल भी हो सकता है, 2.1 टाइम्स भी हो सकता है, 2.3 टाइम्स भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। मैंने एक लगा दिया, एक नंबर वो लगा दिया, अननोन n लगा दिया। ऐसे ये व्हाट इज QP पैरेलल शिफ्ट किया, OS के बराबर है। व्हाट इज OS? OB, और ये भी मुझे पता नहीं कितने टाइम्स है, तो मैंने MB वेक्टर। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? बस हो गया। NA वेक्टर एंड MB वेक्टर आर द रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ R वेक्टर। NA वेक्टर एंड MB वेक्टर आर द रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ वेक्टर R along A डायरेक्शन एंड B डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, लेकिन अभी ये काम खत्म नहीं हुआ मेरा। अभी वो कहता है ये आपने तो कह दिया N और M आए हैं, राम और श्याम तो ये कहते हैं जी जो N की वैल्यू है वो सर हमारी तो आई थी 2 और यहां आई थी 1.9, लेकिन शोभित एंड भवित क्या कह रहे हैं कि नहीं सर हमारी वैल्यू यहां 2.1 आई है और यहां 1.8 आई है।
तो मुझे ये चेक करना है कि इनकी जो वैल्यू है यूनिक आएगी, वो चेंज नहीं होगी, इस और उस डायरेक्शन में यूनिक आएगी, वो चेंज नहीं होगी। तो मुझे क्या करना है नेक्स्ट, यूनिकनेस ऑफ एन एंड एम को चेक करना है, यूनिकनेस ऑफ एन एंड एम को चेक करना है। तो नेक्स्ट जॉब क्या है बच्चों मेरी, यूनिकनेस ऑफ एन एंड एम। यूनिकनेस ऑफ एन एंड एम कहते हैं हम, चलो मान लेते हैं लेट एन डैश एंड एम डैश आर आल्सो, ये एन डैश और एन एंड एम डैश आर आल्सो बी द, या इसको ऐसे लिखो, ये कंफर्टेबल ये रहेगा, लेट एन डैश ए वेक्टर एंड एम डैश बी वेक्टर also be the resolved component, be the resolved component of vector R along A vector and B vector। अभी मैंने कहा कि मेरे n और m आए हैं, तो एक बच्चा कह रहा है कि नहीं सर मेरे एन डैश ए और एम डैश बी भी आए हैं, या अगर वो नहीं भी कह रहा, हमने मान लिया इस बात को कि भी चलो ये भी आ सकते हैं, तो अगर ये भी आ सकते हैं तो व्हाट विल बी माय आर वेक्टर, एन डैश ए वेक्टर प्लस एम डैश बी वेक्टर। मैंने कहा ये आए हैं, कोई कहता है ये भी आ रहे हैं, तो हमने उसकी बात भी मान ली, तो लेकिन वेक्टर तो वही बनेगा, फिर इन दोनों को इक्वेट कर लो। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, इन दोनों को इक्वेट कर लो, राइट। अब जब इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, एन ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर इज इक्वल टू एन डैश ए वेक्टर प्लस एम डैश बी वेक्टर, राइट। अब ए और बी सेपरेट कर लो तो क्या बन जाएगा, एन माइनस एन डैश ए वेक्टर इज इक्वल टू एम डैश माइनस एम बी वेक्टर। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, अभी मैंने कहा था एक आइडेंटिटी यूज करनी है, वो आइडेंटिटी क्या थी, यहां लिख रहा हूं मैं, या चलो यहीं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ऊपर ले देता हूं मैं। n1 ए वेक्टर बराबर है n2 बी वेक्टर। वो कह रहा है ये बराबर कब होंगे, और उस समय ये मेरे बराबर नहीं थे, n1 n2 नॉन जीरो थे उस आइडेंटिटी में। आज क्या है, आज मेरे ए और बी जीरो वेक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि वो डायरेक्शन था बकायदा, तो ये तो जीरो हो नहीं सकते, और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं। तो क्या कभी दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अलग अलग हो बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। यही तो पढ़ रहा हूं वेक्टर्स के अंदर में, कि वेक्टर कब बराबर होंगे, जब उनकी डायरेक्शन भी बराबर होगी और उनके मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में किया आपने, ठीक है बच्चों, ये तो पढ़ा ना मैंने। इफ टू वेक्टर्स आर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड एक्ट अलोंग सेम लाइन और पैरेलल लाइंस आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर। तो यहां ये दो वेक्टर ए और बी अलग अलग डायरेक्शन में हैं, तो ये तो कभी भी बराबर नहीं हो सकते। हां, बराबर एक सूरत में होंगे, अगर ये जीरो हो जाए, ये और ये अलग अलग, तो क्या हो जाएगा, जीरो इंटू ए वेक्टर बराबर है जीरो इंटू बी वेक्टर, जीरो वेक्टर बराबर है जीरो वेक्टर। तो इट मींस क्या होगा, द अबव आइडेंटिटी या अबव इक्वेशन, एक ही बात है, इक्वेशन होल्ड्स, द अबव इक्वेशन होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ n माइनस एन डैश बराबर है जीरो एंड m डैश माइनस m बराबर है जीरो। यहां से n बराबर n डैश आ जाएगा और यहां से m बराबर m डैश आ जाएगा, वो दोनों बराबर तो आ गए हैं। इट मींस एक ही वैल्यू है, अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकती हमारी। इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको? पहले मैंने कहा कि व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, सिंगल वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड करना, दो से ज्यादा भी कर सकते हो, मैंने अभी दो की बात की है। जब डिवाइड करने जा रहे हो, जब आपने डायरेक्शन फिक्स कर दी है, डायरेक्शन फिक्स हो चुकी है मेरी है, जब डायरेक्शन फिक्स हो गई है तो उन डायरेक्शंस में ये जो n और m है इनकी वैल्यू भी फिक्स होगी। और आपने कहा कि फिक्स नहीं है जी, तो मैंने उसका रिजल्ट चेक कर लिया, वो फिक्स ही आ रही है n और m। तो ये था मेरे पास रेजोल्यूशन इन टू डायरेक्शंस, दो दिशाओं में, टू डायरेक्शंस, ठीक है। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? अब मुझे करना है रेजोल्यूशन इन टू डायमेंशन। फर्क है दोनों बातों के अंदर।
अब मुझे करना है रेजोल्यूशन इन 2 डायमेंशन, मींस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करनी है, और यू कैन यूज द वर्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, और यू कैन यूज द वर्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, rectangular component of a vector. Next is rectangular component of a vector. राइट बच्चों, इसकी बात करनी है मुझे। अगेन वही वेक्टर आर है जिसको रिजॉल्व करना है। आज क्या करेंगे? आज ये करेंगे कि वही वेक्टर आर प्लॉट करेंगे। सबसे पहले एक लाइन अलोंग एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देंगे, एक्स एक्सिस, एक लाइन अलोंग वाई एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। मैं इनको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बोलता हूं, एक्स वाई जेड को, या इनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो एक दूसरे के 90 के एंगल के ऊपर हैं। तो दिस इज माई ओ, दिस इज माई पी, दिस इज माई आर वेक्टर, राइट। एक नॉर्मल ड्रॉ करो, यहां से एम आ जाएगा, एक नॉर्मल यहां ड्रॉ करो, एन आ जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट अब क्यों गए हैं? अब मैंने बनाया इसको एक्सिस के बीच में कोऑर्डिनेट मान लो एक्स और वाई है। इन ट्राइंगल ओपीएम, हां जी बच्चों, व्हाट इज ओपी वेक्टर? इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर प्लस एमपी वेक्टर। व्हाट इज ओपी वेक्टर? आर वेक्टर है। अब ये डिस्टेंस एक्स है बच्चों, और ये मैं पढ़ चुका हूं फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप होता है, अलोंग वाई एक्सिस जे कैप है, अलोंग जेड एक्सिस के कैप है। तो ये एक्स डिस्टेंस है, और इधर को वेक्टर कितना है? आई कैप है, आई कैप एक्स प्लस ऊपर को ये डिस्टेंस वाई हो जाएगा, क्योंकि जो एमपी है वही ओ एन है, ओ एन की वैल्यू वाई आ रही है, तो जे कैप वाई हो जाएगा। इट मींस आई कैप एक्स एंड जे कैप वाई are rectangular component of vector R। तो मैंने ये वेक्टर R के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाल दिए हैं। अब बुक्स में यह भी लिखा हुआ है x, y are rectangular component ऑफ वेक्टर आर। यह भी लिखा हुआ है बच्चों, कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। जब मैं एक्स एंड वाई की बात कर रहा हूं तो वो अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो डायरेक्शन बकायदा अंडरस्टूड है यहां पर डायरेक्शन। अगर मैंने डायरेक्शन नहीं लगाई है तो कोई गलती नहीं हुई मुझसे, ये भी ठीक है, क्योंकि जब एक्स और वाई की मैंने बात कर दी, एक्स वाई मींस अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये डायरेक्शन बता रहा हूं मैं, इसमें डायरेक्शन छिपी हुई है, इसमें डायरेक्शन छिपी हुई है, इसमें तो डायरेक्शन छिपी हुई है, यहां डायरेक्शन लिख दी है, तो दोनों एक ही बात होगी। तो मेरी मर्जी है डायरेक्शन लिखूं ना लिखूं, लेकिन एक चीज तो क्लियर हो गई मेरे को कि जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आर आल्सो वेक्टर, वो भी वेक्टर ही है भाई, क्योंकि डायरेक्शन है उनके पास। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आर आल्सो वेक्टर, वो भी वेक्टर है। साथ में ये भी क्लियर हो गया मेरे को। तो ये तो सारा काम देखो ग्राफिकली नहीं किया मैंने, अभी इसमें मैथमेटिक्स कहां आया है कि जहां से मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा इसकी। अब मुझे मैथमेटिक्स करना है इसका। ये एंगल थीटा सपोज कर लो भाई, थीटा। इन ट्राइंगल OPM, what is cos theta? Base upon hypotenuse, OM upon OP. तो what is OM? OP cos theta. तो what is X? R cos theta. तो वैल्यू में X की ऐसे निकाल लूंगा, मुझे R पता होगा और एंगल विद X एक्सिस पता होगा मुझे। अगेन सेम ट्राइंगल में what is sin theta is equal to perpendicular, that is MP upon OP. What is MP? OP sin theta means what is Y बराबर है R sin theta। तो मैं यहां से बच्चों R निकाल लूंगा, ये मेरे पास X भी निकल गया, R भी निकल गया। अगर मैं इनको स्क्वायर करके ऐड कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये सॉल्व करके आ जाएगा आर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, ये आर आ गया बच्चों। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास टेंजेंट थीटा आ जाएगा, दैट इज वाई बाई एक्स। तो देख लीजिए मुझे एंगल निकालना भी आ गया है, वेक्टर का कंपोनेंट, मुझे कंपोनेंट निकालने भी आ गए हैं। अगर कंपोनेंट दिए हुए हैं तो मुझे वेक्टर निकालना भी आ गया है। अगर कंपोनेंट एक्स और वाई पता है तो आर निकल जाएगा, अगर आर और थीटा पता है तो एक्स और वाई निकल जाएंगे, और अगर मुझे वाई और एक्स पता है तो आर भी निकल जाएगा और वो एंगल भी निकल जाएगा। तो ये मेरा न्यूमेरिकल में हो जाएगा सारा मैथमेटिक्स। इट मींस ये मेरे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी रेजोल्यूशन की, और वो मेरे पास एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। अब जरा ध्यान से देखो, ये एंगल 90 वाला रिजल्ट नहीं है एडिशन का, क्योंकि यहां पर बनेंगे ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो 90 के एंगल पे काम कर रहे हैं। वहां था कैपिटल आर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और टेंजेंट बीटा था बी अपॉन ए, वही वाई अपॉन एक्स। तो इनमें कोई डाउट हो बच्चों आपको? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 2 डायमेंशन में कोई डाउट हो बच्चों आपको? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 2 डायमेंशन, ठीक है बच्चों? कोई डाउट हो इसके अंदर? चलो आगे करते हैं 3 डायमेंशन। अगर आपको उसको पेन डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप पेन डाउन कर सकते हो। अब मुझे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन करना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन। थ्री डी में करना है भाई, पहले 2D में क्या 3D में करना है। उसके लिए मैं पहले एक क्यूबॉइड बना लेता हूं। पहले सबसे पहले ये एक क्यूबॉइड बना लेते हैं अपना एक। ये ओरिजिन सपोज कर लेते हैं। दिस इज माई जेड एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों? जैसे आप भी कमरे में बैठे हो, समझो पढ़ रहे हो आप, कमरे का एक कॉर्नर ये, जैसे मैं कॉर्नर में खड़ा हूं, एक कॉर्नर उसके सामने बिल्कुल मेरे, तो एक कॉर्नर ये है और एक कॉर्नर सामने वाला कॉर्नर कौन सा है भला? क्योंकि देखो ये कॉर्नर तो इसका बना, सामने वाला कॉर्नर ये बन जाएगा, राइट? नेमिंग कर रहा हूं भाई मैं। ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, दिस इज वेक्टर आर, दिस इज वेक्टर आर। ये ओ है, ए बी सी डी ई एफ सारे पूरे हो गए, और इसको नाम दिया मैंने पी। कोई कॉर्नर रहता नहीं क्या? ए बी सी डी ई एफ 6 हो गए, और ओ और पी। यहां तो डाउट हो बच्चों? ठीक है। इन पॉलीगन, कौन सी पॉलीगन है? ओ ए बी पी ओ, ओ ए बी पी ओ, क्लोज्ड पॉलीगन की बात कर रहा हूं मैं। ओ से ए पर आए, ए से बी पर गए, बी से पी पर गए, पी से वापस ओ पर आ गए। व्हाट इज ओपी वेक्टर? बराबर है ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी पी वेक्टर। कोई डाउट है बच्चों इसके अंदर? ओपी वेक्टर बराबर है ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी पी वेक्टर। ठीक है बच्चों? मैं ये पढ़ चुका हूं फर्स्ट लेक्चर के अंदर। व्हेन वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इट्स एक्सिस, तो एक वेक्टर अगर मेरे पास ये है, मैंने इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया ऐसे आगे को, तो वेक्टर कभी चेंज नहीं हुआ करता। तो वो काम मैं करूंगा अब। तो व्हाट इज ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी को पैरेलल शिफ्ट किया, वो ओ सी के बराबर नहीं है। चेक कर लो बच्चों, क्योंकि कमरे की जो दीवार नीचे वाली है वही सामने वाली दीवार है कमरे की बेस की। ओ सी वेक्टर जो बीपी है वही ओ ई नहीं है, प्लस ओ ई वेक्टर। चेक करो भी, मैंने वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट किया है। ओ सी को उठा के नीचे इधर साइड में ले आया, अगली दीवार पे ले आया, इसको उठा के यहां ले गया, दोनों हाइट बराबर है। जो बीपी हाइट है वही ओ ई हाइट है।
ये 3 डायमेंशन में मैंने कोऑर्डिनेट मान लिया इसके x, y, z। तो हाँ जी क्या बन जाएगा, ये r वेक्टर बराबर है OA वेक्टर। व्हाट इज OA अलोंग z एक्सिस है बच्चों, k कैप z, प्लस OC अलोंग x एक्सिस है i कैप x, प्लस OE अलोंग y एक्सिस है j कैप y, और r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप x प्लस j कैप y प्लस k कैप z। r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप x प्लस j कैप y प्लस k कैप z। तो मेरे पास यहां पर i कैप x इज कंपोनेंट ऑफ r वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j कैप y is component of r vector along y axis and k cap z is component of r vector along z axis, और x, y and z are component of vector r along x, y and z axis respectively। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो यहां पर? अभी मैंने, अब थोड़ा सा मुझे मैस करना है इसका। अभी 2 डायमेंशन में मैंने क्या किया था, ये किया था 2 डायमेंशन में, ये मेरे पास एक वेक्टर r था बच्चों, ये एक्सिस थी, यह एंगल बन रहा था थीटा। तो मैंने क्या कहा था इसको, x बराबर है r cos थीटा, यही कह कर आया हूं अभी मैंने y बराबर r sin थीटा क्यों कहा था वो भी देखना पड़ेगा मुझे। व्हाट इज रिमेनिंग एंगल, 90 माइनस थीटा। कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, cos होता है। तो व्हाट इज, इधर को y बराबर है r cos ऑफ 90 माइनस थीटा, वो सॉल्व करके बन जाता है r sin थीटा। तो कंपोनेंट हमेशा cos ऑफ एंगल होता है एक्सिस के अलोंग। तो अगर अलोंग x एक्सिस बात करनी है उधर r का एंगल निकाल लो, अगर अलोंग y एक्सिस बात करनी है उधर r का एंगल निकाल दो, r का। तो cos 90 माइनस थीटा है, वो सॉल्व करके r sin थीटा आया हुआ है। लेकिन 3 डायमेंशन में दिक्कत हो जाएगी, तो मुझे इसलिए क्या करना है, मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है। मान लो एंगल कितना है, अल्फा विद x एक्सिस है, तो व्हाट इज x, ये रफ वर्क हो गया मेरा, इसको रब कर, या इसको रब नहीं करता मैं, ये मुझे चाहिए अभी, रफ वर्क है, मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया। तो व्हाट इज x बराबर है r cos अल्फा। सपोज एंगल r का एंगल विद y एक्सिस बीटा है बच्चों, तो क्या बन जाएगा वो, y बराबर है r cos बीटा बन जाएगा। विद z एक्सिस हमेशा स्मॉलर एंगल निकालते हैं, ये गामा मान लेते हैं, z इज इक्वल टू r cos ऑफ गामा। ये कंपोनेंट आ गए हैं अलोंग x, y एंड z एक्सिस। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट हो? तो मैंने बताया इन 2 डायमेंशन जिस डायरेक्शन में एंगल बन रहा है उस डायरेक्शन में हमेशा cos कंपोनेंट बनता है वेक्टर का। तो पहले एंगल अलोंग x एक्सिस थीटा था, तो x बराबर r cos थीटा। अलोंग y एक्सिस 90 माइनस थीटा है, तो r cos 90 माइनस थीटा। वो चांस की बात है, सॉल्व करके sin थीटा आता है वो, अदरवाइज नहीं है कुछ भी ऐसा कि भाई। तो अदरवाइज हम लोग अगर जनरलाइज्ड बात करते हैं तो हमेशा cos कंपोनेंट निकालते हैं वेक्टर के लिए। आगे देखो जी, मैथमेटिक्स, जैसे मैंने कहा था अभी आपको 2 डायमेंशन में मैग्नीट्यूड क्या आया था मेरे पास, 2 डायमेंशन में क्या आया था, r बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया था। आज यहां पर जेड स्क्वायर भी हो जाएगा, और ये कैसे हो जाएगा वो मैं करके दिखा देता हूं आपको भी। अब एक ये मेरे पास अभी तक मैंने क्या किया था, ये काम किया था मैंने, ये मेरे पास वेक्टर r था, ये x था, ये y था, ये मेरे पास आ गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, यही आया था। आज मेरे पास z कंपोनेंट भी है, तो मुझे ये वाला डायगोनल निकालना है आज। तो ये पहले क्या करूंगा मैं, इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा। व्हाट इज इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है ये वाला r स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो इसके अंदर? व्हाट आई एम सेइंग, आज मेरे पास एक थर्ड कंपोनेंट भी है जो ऐसे बनाकर दिखा रहा हूं मैं आपको, तो उसको मैं ऐसे बनाता हूं, ये जेड कंपोनेंट भी है मेरे पास आज। तो मेरे को ये डायगोनल निकालना है, बेसिकली ये वाला डायगोनल निकालना है। तो दिस स्क्वायर प्लस, और ये एंगल कितना है मेरे पास, 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का। ठीक हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट। अब मेरे को इनकी वैल्यू पता लगी, पुट करो यहां पे इनको, इसको रब इस चेयर, चलो रहने देते हैं इसको। तो व्हाट इज आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। व्हाट इज वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। आर से सारा कॉमन आके खत्म हो जाएगा। 1 बराबर है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा
प्लस कॉस स्क्वायर गामा। इसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, ये हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे इसको। इट इज नोन एज डायरेक्शन कोसाइन, इसको मुझे यूज करना है न्यूमेरिकल्स के अंदर बच्चों। तो पहले मैंने किया था 2 डायमेंशन में, और ये मेरे पास है रेजोल्यूशन और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन। ठीक है बच्चों, तो पहले मैंने कंपोनेंट निकाले, ये सारा वो ये ग्राफिकल मेथड से निकाला मैंने, और ये मेरा एनालिटिकल मेथड है सारा। ये यहाँ तक ग्राफिकल और ये फिर एनालिटिकल मेथड, ये मेरा न्यूमेरिकल में यूज होगा। ये मेरे को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा भी कैसे कैसे मैंने चीज़ों को बनाया। ठीक है बच्चों, अब मुझे इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पहले कुछ एप्लीकेशंस करनी है 1-2, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों। एक बेस्ट एप्लीकेशन है आपकी बुक के अंदर, वो एप्लीकेशन क्या आपकी बुक के अंदर जो दी हुई है, बेस्ट एप्लीकेशन आपकी बुक की वो, इट इज इजियर टू पुल देन पुश ए लॉन रोलर। इट इज इजियर टू पुल देन पुश ए लॉन रोलर। जो ग्राउंड में रोलर पड़ा होता है जिससे हम ग्राउंड को लेवल करते हैं, वो कहता है उसको पुल करना आसान है एज कंपेयर टू पुश करना। तो ये एक लॉन रोलर है मेरे पास बच्चों। 2 सिचुएशन बना रहा हूं मैं इसकी। ये ग्राउंड में पड़ा, दोनों केसेस के अंदर ग्राउंड में पड़ा है, ये मेरे पास ग्राउंड में पड़ा है। दोनों केसेस में वेट mg नीचे काम करेगा मेरे पास। यहां पर मैंने लगा दी है पुशिंग फोर्स पुश कर रहा हूं भाई मैं यहां पर, और यहां लगा दिया पुलिंग फोर्स, ये पुल कर रहा हूं भाई मैं। दोनों ही F है फोर्सेस, दोनों का एंगल भी सेम एप्लीकेशन का थीटा एंगल। ये कंपोनेंट बन जाएगा इसका F cos थीटा। अभी मैंने कहा है कि जहां एंगल बन रहा है उधर कॉस कंपोनेंट, उसके नॉर्मल साइन कंपोनेंट। अभी क्या कर हटा हूं मैं आपसे, ये इधर क्या बनेगा, ये फोर्स ऐसे आ जाएगी आगे को, ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा F cos थीटा, और नीचे को बन जाएगा कंपोनेंट F sin थीटा। चेक कर लो इन केस ऑफ पुश, जो मैं फोर्स लगा रहा हूं उसका एक कंपोनेंट जाके वेट में ऐड हो रहा है, आपकी बॉडी को हैवी कर रहा है, और यहां पर एक कंपोनेंट ऊपर काम कर रहा है। यहां पर इफेक्टिव वेट क्या हो जाएगा mg माइनस F sin थीटा, ये इफेक्टिव वेट है, और यहां पर इफेक्टिव वेट क्या है mg प्लस F sin थीटा। और पुलिंग दोनों ही केस में F cos थीटा से हो रही है। दिस इज पुलिंग, खींचना आगे को, वही जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये फोर्स ज्यादा हो गई है, ये एक्सेलरेशन कम आएगा, इट मींस ये काम मुश्किल हो गया और ये काम आसान हो गया। समझ आ रहा है बच्चों आपको? ये मैंने कहा 2 ये लॉन रोलर है, दोनों का मास mg नीचे काम कर रहा है, दोनों को फोर्स F लगाई, ये पुशिंग फोर्स है, ये पुलिंग फोर्स है। जब पुशिंग की बात करता हूं तो कंपोनेंट आगे को F cos थीटा, नीचे को जाके वेट में ऐड हो गया F sin थीटा, इफेक्टिव वेट बन गया mg प्लस sin थीटा। जब मैंने यहां पर पुलिंग की बात की, खींचने की बात की यहां पर, तो ये मेरे पास एक कंपोनेंट F cos थीटा आ रहा है और ये कंपोनेंट ऊपर को F sin थीटा आ रहा है। अब इफेक्टिव वेट mg माइनस F sin थीटा बन जाएगा, तो ये वाला वेट हल्का, मींस यहां पर वो हल्का हो गया इफेक्टिव वेट, यहां पर भारी हो गया है, तो ये काम मुश्किल हो गया है, ये काम आसान हो गया है। इट इज इजियर टू पुल देन पुश। ठीक है बच्चों, इट इज इजियर टू पुल देन पुश। ठीक है, तो ये आपकी एक बहुत बढ़िया आपकी बुक में एक इलस्ट्रेशन दी है, तो मैंने कोशिश थी कि मैंने कहा चलो उसको साथ साथ आपको मैं बता दूं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मुझे करना है न्यूमेरिकल करने। पहले सिंपल 1-2 सिंपल करेंगे, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेंगे। न्यूमेरिकल ये है बेटा जी, वन ऑफ द component of 50 Newton force is 25 Newton. Find other component, वो निकालना है। कहता है एक फोर्स 50 न्यूटन की है, उसका एक कंपोनेंट 25 न्यूटन है। तो मैंने 2 डायरेक्शन बना ली एक्स और वाई, ये फोर्स बना दी, मुझे एंगल नहीं पता कितना है, उसको थीटा मान लिया मैंने, लेकिन ये पता है 50 है। मैंने कहा मान लो इधर को 25 है, ये मान लिया इधर को 25 है, ये मान लिया मैंने। ये क्या होता है,
ये होता है एफ कॉस थीटा। जो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस वो क्या होता है, एफ कॉस थीटा। वो कह रहा है वो 25 है भाई, वो ये 50 है कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा, 1/2। थीटा बराबर है 60 डिग्री, ये थीटा 60 डिग्री आ गया बच्चों। व्हाट इज अदर कंपोनेंट, क्या बन जाएगा, एफ वाई, वो क्या होगा, एफ साइन ऑफ 60 डिग्री। एफ कितना है 50, साइन 60 √3/2 सॉल्व करके 25 √3 न्यूटन आ जाएगा। इस तरह से हम उस मैथ्स को न्यूमेरिकल में यूज करेंगे भाई। वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ 50 न्यूटन फोर्स इज 25 न्यूटन, फाइंड अदर कंपोनेंट। तो व्हाट आई एम सेइंग कि मैंने कहा मान लो एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मुझे ये बता रखा है ये 50 न्यूटन है, इसका एक कंपोनेंट मैंने एंगल थीटा मान लिया, उसको 25 सपोज कर लिया। इट मींस एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा। एफ एक्स 25 है, एफ 50 है, कॉस थीटा 1/2 मीन 60 डिग्री आ गया, वो लिख दिया यहाँ पर। व्हाट विल बी एफ वाई नाउ, अब ये कंपोनेंट कितना होगा एफ आई, दूसरा निकालना है मुझे एफ वाई। एफ वाई क्या आता है बच्चों जी, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा मीन्स एफ साइन 60। तो एफ 50 है मेरे पास, वो मुझे साइन 60 निकालना था। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास, सेकंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों। सेकंड क्वेश्चन इज, एक फोर्स है विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। आज वो एंगल बता रहा है मेरे को। एक फोर्स है विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना है, 60 न्यूटन है, उसी डायरेक्शन में। फाइंड फोर्स एंड अदर कंपोनेंट। एक तो मुझे फोर्स निकालनी है, मुझे ये एफ एक्स दिया हुआ है, और एक मुझे एफ वाई निकालना है। मुझे पता है व्हाट इज एफ एक्स, दैट इज एफ कॉस ऑफ 60 डिग्री। एफ एक्स 60 है, एफ मुझे निकालना है कॉस 60, 1/2 आ जाएगा। तो एफ मेरे पास 120 न्यूटन आ गई है भाई। ये कितनी आ गई है, 120 न्यूटन। अब मुझे एफ वाई निकालना है। व्हाट इज एफ वाई, वो होता है एफ साइन ऑफ 60 डिग्री। एफ वाई मुझे निकालना है, एफ 120 है, साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो 60 √3 न्यूटन मेरे पास अदर कंपोनेंट आ गया। तो मैंने फोर्स भी निकाल दी है और साथ में अदर कंपोनेंट भी निकाल दिया यहां पर मैंने। ठीक हो गया बच्चों, देख लो वो डाउट हो उसके अंदर। व्हाट आई हैव सेड कि मेरे पास एक फोर्स है विच इज इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल बाय एंगल ऑफ 60 डिग्री, और जिधर को वो इंक्लाइंड है उधर ही कंपोनेंट 60 न्यूटन है। तो मुझे फोर्स और अदर कंपोनेंट निकालना था यहां पर, तो मैंने दोनों चीजें आपकी निकाल दी हैं। ये तो सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल किए हैं। अब थोड़ा सा अब स्टैंडर्ड को रेज करते हैं थोड़ा सा अपना थर्ड न्यूमेरिकल के अंदर। कहते एक पार्टिकल है, उसमें नंबर ऑफ फोर्सेस लगा रखी हैं। ठीक है, एक पार्टिकल है, मैंने उसके ऊपर क्या लगाई है, नंबर ऑफ फोर्सेस लगाई हैं। पहली फोर्स है, फर्स्ट फोर्स इज ए पार्टिकल इज इंप्रेस्ड बाय फॉलोइंग फोर्सेस। मतलब ये जो फोर्सेस हैं पार्टिकल पे काम कर रही हैं, फॉलोइंग फोर्सेस। नंबर वन क्या फोर्स है बच्चों, 3√2 kgf, kgf मीन्स किलोग्राम फोर्स, टुवर्ड, कहां काम कर रही है बच्चों, ये बताया उसने, नॉर्थ ईस्ट। सेकंड 6√2 kgf साउथ ईस्ट, √2 kgf थर्ड फोर्स है बेटा ये, नॉर्थ वेस्ट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैंने कल भी बताया था आपको, जब मैंने लास्ट में न्यूमेरिकल किया था, तब भी ऐसा न्यूमेरिकल किया था मैंने, तभी मैंने आपको ये बताया था कि जब भी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन आ जाए तो सबसे पहले डायरेक्शंस बना लो अपनी, कि भाई ये मेरी 4 डायरेक्शन होंगी, उनकी मार्किंग कर लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब फोर्सेस बनाओ।
साउथ ईस्ट ये बनेगी बीच में। अब यहां आराम से बना लो क्रॉस अपना, साउथ ईस्ट डॉटेड प्लॉट कर लो। सबसे बड़ी फोर्स है ये, तो सबसे बड़ा वेक्टर बनाओ ये 6√2 kgf। कल मैंने सिखाया था आपको कि एंगल, अब साउथ ईस्ट का मतलब क्या है कि ये एंगल भी 45 डिग्री है, ये एंगल भी 45 डिग्री है। याद आ रहा है? कल लास्ट में जाते हुए बताया था मैंने आपको, लास्ट लेक्चर के अंदर, सेकंड लेक्चर के अंदर, कि डायरेक्शन कैसे स्पेसिफाई करते हैं। एंगल कहां है? साउथ हाइफन ईस्ट है, तो दोनों तरफ 45-45 एंगल है। अब मुझे एंगल 45 डिग्री का कहां शो करना है? जो बाद में लिखा हुआ इसके साथ बनाना है। ईस्ट ये रहा, तो ये एंगल 45 डिग्री का है। ये एंगल नहीं बनाना, ध्यान रखना, बी केयरफुल। उसके बाद 3√2 नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का ये 3√2, दिस इज 3√2 kgf नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट बाद में है, तो ये एंगल 45 डिग्री का है भाई। थर्ड क्या है? √2 नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ऊपर हो जाएगा, √2 √2 kgf नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट के साथ एंगल बनेगा, एंगल ये बनेगा 45 डिग्री का। पहले फिगर समझ आ गई आपको? अब चाहो तो वैसे भी कर सकते हो भाई, ये 6√2 है, इसके अपोजिट 1 है, तो नीचे हो जाके 5√2 जाएगा, एंगल दोनों बीच का 90 डिग्री का है, आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये कोई एडविजिबल मेथड नहीं है। जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए, चलो यहां तो चांस की बात है कि अपोजिट कैंसिल हो रहा है, मान लो फोर्स किसी और एंगल पे होती, सपोज ये 45 ना होके ये एंगल 60 होता, तब क्या करते? तो मुझे मेथड तो आना चाहिए पूरा कंप्लीट। तो मेथड देखते हैं। मेथड क्या है बच्चों? इसको रब कर दो मुझे फिगर का। अब तो मेरी फिगर चल पड़ेगी सिर्फ ये, चलो इधर साइड में बना लेता हूं मैं। कंपोनेंट फॉर्म में बात कर रहा हूं, हाँ जी। फोर्सेस इसको मान लेता हूं मैं, फोर्सेस को अब नाम देता हूं, ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, और ये फोर्स F3 है। ये तो कर सकता हूं ना मैं, इनको नाम दे दिया मैंने। मुझे क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है। तो व्हाट इज रिजल्टेंट? या चलो पहले इसको करते हैं। व्हाट इज F1 वेक्टर इज इक्वल टू 3√2 kgf, 3√2 ये रही। ये आपकी बन जाएगी अब x एक्सिस, और ये बन जाएगी आपकी y एक्सिस। तो क्या बन जाएगा? अलोंग एंगल कितना बन रहा है? अलोंग x एक्सिस 3√2 cos ऑफ 45 डिग्री, और साथ में i कैप आएगा, प्लस 3√2 साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस j कैप आएगा। तो एक कंपोनेंट ये बन गया, और इसका एक कंपोनेंट ये बन गया। इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको? ठीक है। cos फिर 1/√, cos 45 इज 1/√2, सॉल्व करके बन जाएगा 3i कैप, प्लस साइन 45 भी चांस की बात है 1/√2 होता है, ये बन जाएगा 3j कैप। ये आपका F1 वेक्टर आ गया भाई। व्हाट इज F2? ये F2 वेक्टर है, F2 वेक्टर। एंगल कहां बन रहा है? तो ये 6√2 cos 45 और साथ में i कैप, प्लस दूसरा कंपोनेंट बनेगा, नीचे को माइनस आएगा, माइनस j कैप। तो ये 6√2 साइन ऑफ 45 डिग्री और साथ में j कैप आएगा। देख लो डाउट हो? अलोंग x एक्सिस, ये अलोंग x एक्सिस, और ये अलोंग माइनस y एक्सिस नीचे को है, तो माइनस आ जाएगा यहां पर, दिस इज माइनस। तो अगेन cos 45 1/√2 होता है, इसे सॉल्व करके 6i कैप आ जाएगा, माइनस 6j कैप आ जाएगा। दिस इज F2 वेक्टर। नाउ व्हाट इज F3? चेक कर लेते हैं। अगेन √2 kgf अलोंग माइनस x एक्सिस, तो ये √2 cos ऑफ 45 डिग्री विद माइनस i कैप, तो ये माइनस पहले लगा दिया मैंने, i कैप लगा दिया, ऊपर को प्लस बन जाएगा, √2 साइन 45 और ये j कैप। तो ये सॉल्व करके बन जाएगा माइनस i कैप प्लस j कैप। कोई डाउट हो बच्चों आपको? F1, F2 और F3 निकालने में कोई डाउट हो? दिस इज फर्स्ट पॉइंट। F1, F2, F3 निकालने में कोई डाउट हो बच्चों? मुझे क्या कहा है? सारी फोर्सेज इकट्ठी काम करके मुझे रिजल्टेंट निकालना है। व्हाट इज रिजल्टेंट? F बराबर है F1 प्लस F2 प्लस F3। व्हाट इज F1? 3i कैप प्लस 3j कैप। व्हाट इज F2? 6i कैप माइनस 6j कैप। व्हाट इज F3?
माइनस आई कैप, नीचे लिख रहा हूं मैं, माइनस आई कैप प्लस जे कैप विद प्लस साइन। तो 3 + 6 9 - 1 8 आई कैप, 3 - 6 -3 और ये -2 जे कैप। चेक कर लो बच्चों, यहां तक बिल्कुल क्लियर है आपको? हाँ जी बच्चों, यहां तक बिल्कुल क्लियर है? चलें आगे, देखो और आगे देखो। इसका मतलब अगर मैं उस फिगर को रीड्रॉ करूं, यहां पर रीड्रॉ करूं ऐसे, 8 तो अलोंग आई एक्सिस है, मींस 8 तो इधर को है ये और 2 नीचे को है। इसका मतलब इसका नेट, सारी फोर्सेस का नेट रिजल्ट ये आ रहा है मेरे पास, 8 अलोंग आई कैप है और 2 अलोंग माइनस जे कैप है। ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो अल्टीमेटली इनका रिजल्टेंट निकालना है, वो क्या बनेगा बेटा मेरे पास? वो ये आएगा, क्या होगा? 8 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, रिजल्टेंट आ जाएगा एफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड आएगा उसका भी, ये इज इक्वल टू 64 + 4 68 रूट, यूनिट वही रहेंगे kgf। अब मुझे डायरेक्शन बतानी है। एंगल हमेशा विद लार्जर वेक्टर बनता है और लार्जर वेक्टर मेरा ये है, मुझे बीटा बताना है। तो व्हाट इज टेंजेंट बीटा? क्या बनेगा बच्चों? 2/8 बनेगा, 1/4 आ जाएगा। और अब अगर मुझे वैल्यू निकालनी नहीं आती तो बॉदर करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो टेंजेंट इनवर्स 1/4, ये एंगल बन गया है। लेकिन किसके साथ बन रहा है? ईस्ट के साथ बन रहा है। किसके बीच में बन रहा है? ईस्ट और साउथ के बीच में बन रहा है। तो क्या आएगा यहां पर? कल बताया था लास्ट में जाते जाते, लास्ट क्वेश्चन के अंदर, साउथ ऑफ ईस्ट आएगा। तो दिस इज द वे, जिस तरीके से आपको न्यूमेरिकल कंपटीशन में मिलेंगे। जो पहले न्यूमेरिकल थे वो सिंपल थे मैथमेटिक्स वाले, तो कंपटीशन में जो आपको न्यूमेरिकल ये वाले हैं वो इस मेथड से ही सॉल्व होंगे, कोई और मेथड है ही नहीं इनका सॉल्व करने का मेरे पास। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है मुझे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है मुझे। हाँ जी बच्चों देख लो, मैंने कल भी एक ऐसा न्यूमेरिकल किया था लास्ट में जाते हुए आपके साथ। देख लो बच्चों, ठीक है? तो आज मैंने कंप्लीट किया आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो आज इसको हम यही वाइंड अप करेंगे बेटा। अब मेरे पास 2 टॉपिक और रह गए इस चैप्टर के अंदर, दैट इज डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। उनको भी कोशिश करके मैं 1 by 1 दोनों को सॉल्व करूंगा। तो आज लेक्चर को यही वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।